नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी बड़े भाई साहब का भाग 1। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्होंने मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता उसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव के बड़े ही अध्ययनशील, हरदम किताब खोले बैठे रहते थे, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, तो कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उन्होंने कॉपी पर मैंने यह इबादत देखी: स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक। उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं जमात में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी एक किताब लेकर बैठता तो पहाड़ लगता। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। कभी ककरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार, उससे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही बड़े भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इस ध्वनि में पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों नहीं निकलती कि जरा बाहर खेलने ही तो गया था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न। स्नेह और रोज से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार होता था। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नत्थु गैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते तो यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी नहीं पड़ती और खून जलाना नहीं पड़ता। तब कहीं यह विधा आती है, और आती क्या है? हाँ, कहने को तो आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घूंघा हो, मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आंखें देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखा है कहीं जाते हुए? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं किसी के पास भी नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक दर्जे में 2-2 साल, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। और तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं ही खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इस दर्जे में पास नहीं होगे, सड़ोगे ऐसे ही। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई क्यों रुपए में बर्बाद करते हो? मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगा। जवाब ही क्या था?
जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाढ़ चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति में मैं अपने में न पाया था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत मुझे तो चक्कर आ जाता था। घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती और प्रातः काल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक आम बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के वह हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ही ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती और फिर बड़े भाई साहब की नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ही ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकल गए। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच मैं भी आदमी, मुंह और माया के बंधन में जकड़ा रहता। मैं फटकार की गुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था।